हाय हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? यस, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि अपना डिस्कशन था, हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? नया टॉपिक स्टार्ट करना था हम लोगों को वेक्टर्स में। हेडिंग लिखिए सब लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लिखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं यार। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है? आपके पास अगर बाई चांस में तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका नाम ही ये है और इसका रिप्रेजेंटेशन भी है। कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई हम लोग इसका वो नहीं देखेंगे कि ये कैसे प्रूफ है। ठीक है, सीधा बस ए क्रॉस बी डॉट सी वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के तौर पे काम कर सकता है। और क्योंकि ये डॉट और क्रॉस ये प्रॉपर्टी में आएगा कि ये जो डॉट है और ये क्रॉस एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी में उसको देखेंगे। अच्छा, इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए क्रॉस बी डॉट सी, इसको और क्या लिखा जा सकता है? बॉक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो बॉक्स ए बी सी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए क्रॉस बी डॉट सी से बॉक्स ए बी सी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, अगर कभी भी आपके सामने आ गया सीधा उठ के कि तीन वेक्टर है यार, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखिए, या बॉक्स ए बी सी लिखा गया, तो आपको सीधा ये लिखना है ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी सी बात हमको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद का पोर्शन अगर हम देखें तो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है यार, तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग धीरे धीरे लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, इससे इसका रिलेशन कार्टेशियन के साथ में कैसा रहेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इतना फटाफट लिख लीजिए। अब मैंने मान लिया है मेरे पास में एक वेक्टर है, कितना यार? ए वेक्टर a1i a2j, बोलो। से बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? नहीं, ये ये बहुत सिंपल। सिंपल। अच्छा। हाँ, ठीक है। बी है आपका b1i b2j, ठीक है, b2j b3k, और सी भी इसी तरीके से आपका हो जाएगा। सी वेक्टर है c1i c2j और c3k। अब मैं बात किसकी करने जा रहा हूं यार? a क्रॉस b की। तो आपने बोला a क्रॉस b पहले निकाल लीजिए, तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा? i j और k है। ये कितना दे रखा है आपका? i j k, a1 a2 a3, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? b1 b2 b3। अब इस पूरे का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है किसके साथ में? इसका पूरे का डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है c के साथ में। अब c एक वेक्टर है यार, है ना? तो ये जो बाकी रोज है उसके साथ इसका प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनेगा यार। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम लोग डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का वेक्टर के साथ लेंगे, तो इससे आउटपुट जो आएगा आई जे के का तो आएगा। तो आई जे के का आप इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, यहाँ पे इसे यूज कर लूंगा c1i c2j और c3k। ये किसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने? सिंपल सिंपल, ये बॉक्स नहीं है, ये सिंपल रहेगा आपका सी वेक्टर। मैंने सी वेक्टर का मैं डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहा हूं, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अपना एज इट इज रहेगा। अच्छा, यहाँ पे भी कितना चल रहा है? ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के लिए तो हमने ये लिख लिया, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था।
तो A क्रॉस B डॉट में कितना लिखा जा रहा है बेटा, C लिखा जा रहा है। A क्रॉस B डॉट में क्या लिखा जा रहा है, C लिखा जा रहा है। अच्छा, अगर आप आउटपुट की बात करेंगे तो अब देखिए ये डिटर्मिनेंट में, अब ये किसी एक उससे तो जाके मल्टीप्लाई होएगा। डिटर्मिनेंट में यही तो सीखा था, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सारे एलिमेंट से कभी मल्टीप्लाई नहीं होती, एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। तो ये पूरा का पूरा जाके पहली रो से मल्टीप्लाई होगा, तो जैसे ही आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप कितना हो जाएगा 1, बाकी दोनों हो जाएंगे 0। जे से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा C2, के से करेंगे तो कितना आ जाएगा C3, ये कितना है A1 A2 A3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका B1 B2 B3। अब बेटा अपने को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको किससे इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, एक बार माइनस बाहर आ जाएगा, फिर यहां पे लिखा जाएगा कितना आपका A1 A2 A3, ये आ जाएगा C1 C2 C3, ये आ जाएगा B1 B2 B3। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा इसको इंटरचेंज कर दिया जाएगा, दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो ये कहां पे आ जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा A1 A2 A3, ये आ जाएगा आपके पास में B1 B2 B3, ये आ जाएगा आपके पास में C1 C2 C3। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? सर सर आपने ऊपर क्या किया है, क्या किया है? ये मतलब A क्रॉस B इंटू C डॉट C है ना, हाँ डॉट नीचे वाले। हाँ तो सर आपने इसके बाद ये स्टेप कैसे लिख दिया C1 C2 C3? ये वाला, हाँ क्योंकि ये देखो ना तुम इसके वो भूल गए क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना, डॉट प्रोडक्ट अच्छा सर, है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट होगा ना इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट के तौर पे, तो ये तो सिंपल स्केलर क्वांटिटीज है। तो तुमने क्या हाँ देखा था, सर, k टाइम्स ऑफ, अगर बाई चांस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, तो तुम क्या लिखते थे डिटरमिनेंट के केस में, k किसी एक रो से या एक कॉलम से तो मल्टीप्लाई होता था। अच्छा सर ठीक तो है। वही वही तो है कि कौन ये क्वांटिटी है, ये जाके या तो इससे मल्टीप्लाई होगी या तो इससे किसी एक से मल्टीप्लाई होगी, तो मैंने इसको पहले से मल्टीप्लाई किया, तो आई से आ जाएगा तो C1 आ जाएगा, आई जे से आ जाएगा 0, आई के से आ जाएगा 0, फिर जे ये C2 दे देगा बाकी दोनों के लिए 0, फिर के ये C3 दे देगा बाकी दोनों 0, तो इसीलिए C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है समझ में सर, आया? हाँ सर सही है बेटे, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है माइनस, फिर प्लस किया आपने। हाँ क्या बोल रहे हो, वापस बताओ, फिर आदि तुम्हारा डाउट बताएंगे, क्या बोल रहे हो? सर अब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कौन सी ये माइनस पहले प्लस। कौन सी वाली डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये वाली जब इंटरचेंज करते हैं तो? नहीं सर, ये नीचे ये आपने, हाँ पहले माइनस लगाया फिर प्लस किया। हाँ, तो पहले दोनों को इंटरचेंज किया ना, तो हमने डिटरमिनेंट में ये पढ़ा था ना कि दो रोज या दो कॉलम एक दूसरे को इंटरचेंज करेंगे। हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई क्या इसमें? हाँ प्रॉपर्टी लगाई, फिर दोबारा इंटरचेंज करेंगे, फिर एक नेगेटिव आ जाएगा, अच्छा सर ठीक है। है ना। तो कुल मिला के अगर बाई चांस मेरे सामने ये लिखा हुआ है क्या, बॉक्स ए, अच्छा आदि तुम क्या बोल रहे हो बताओ बेटा। सर जो C है उसके सर आपने मैग्नीट्यूड से करना चाहिए था ना, मैग्नीट्यूड से आपने तो उसको वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। मैग्नीट्यूड से क्यों होना चाहिए था बताओ? तो सर वो जब भी स्केलर आएगा ना, उसका स्केलर फॉर्म आएगी ना C ना ना वेक्टर ना की। ना देखो, ये तुम्हें एक वेक्टर देगा और ये तुम्हें एक वेक्टर देगा, है ना। यस सर। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना प्रोडक्ट का, वो आउटपुट इसके बराबर ही आएगा, तुम करके देखो, ठीक है। अदरवाइज मैंने जो बताया है कि ये एक क्वांटिटी, देखो जो डिटरमिनेंट होता है ना, डिटरमिनेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप उसे किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो सिंगल रो में जाके मल्टीप्लाई होगा या तो सिंगल कॉलम में जाके मल्टीप्लाई होगा, यही तो प्रोसेस होता है ना। अब इसके साथ में तो कुछ भी, ये वेक्टर है ही नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई करने का लॉजिक नहीं बन रहा ना। हाँ सर ठीक है। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या, ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, ये यहां हो गया, ये यहां हो गया, एज इट इज लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, है ना। और अगर तुम चाहते हो कि भाई अब ये दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंपल क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ सर समझ गया। है ना, इसलिए हम इसको इस तरीके से लेंगे। अदरवाइज तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, तो जो वेक्टर आएगा उसको इसके साथ डॉट निकालो, जो आंसर आएगा वो इसके फाइनल आंसर के बराबर आएगा, देख लेना चेक करके, है ना। यस सर ओके। इसलिए हम इसको डायरेक्टली यूज कर पा रहे हैं। और किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछिए।
बॉक्स का क्या यूज है मतलब? किसका? जैसे सर अगर हम इस ऐसे यूज करेंगे ए डॉट बी डॉट मतलब सी। निकल गया अभी इसका कुछ भी, बॉक्स मतलब स्केलर प्रोडक्ट। आई नहीं बात नहीं। समझ? हाँ सर मैं मतलब देखो जैसे मतलब ए डॉट बी डॉट सी, इसको भी सॉल्व करेंगे तभी वही आंसर आएगा ना। बात कर रहे हो तुम, ये वाले को और ये वाले को? हाँ। तो यही रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये क्रॉस और डॉट अगर नहीं लगाना चाहते हो तुम, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। अच्छा सर ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बस इतना सा टास्क। ठीक है सर। ठीक है, अगला कोई और? इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन अभी बताऊंगा भाई, क्या रिप्रेजेंट करता है ये फिजिकली, वो भी समझाऊंगा। नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना शुरू करेंगे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया तो बताओ। डन सर। बड़े आगे। यस सर। बड़े आगे भाई। यस सर। यस यस सर। हाँ भाई, तो अब इसकी बात आती है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है इसका। तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या आप लोग पैरेललोपाइप के बारे में सुना है क्या आपने? पैरेललोपाइप के बारे में सुना है क्या आपने? यस सर। क्या होता है बताओ? तो जैसे क्यूबॉइड होता है, अगर क्यूबॉइड के फेस रेक्टेंगल होते हैं, उसके फेसेस अगर पैरेलल कर दो तो पैरेललोपाइड बन सकता है। जितने भी फेसेस हैं इसके, जो भी आप साइड यूज करते हैं, जैसे क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्यूब के केस में सारे आपके पास में क्या रहेंगे, स्क्वायर्स रहते हैं। तो वहां पे अगर हम चाहें तो सारे फेसेस को रेक्टेंगल किया जा सकता है। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है, उसको हम लोग, उससे जो बनने वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, पैरेललोपाइड। तो आइए बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये बनाने की कोशिश है यार, ठीक है। तो ये साइड शायद और आगे जाएगी तो और ठीक बन जाएगा। इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेललोपाइड। हर साइड आपका क्या रहेगा, हर साइड आपका पैरेललोग्राम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपने किया क्या है, एंगल डाल दिया है वहां पे, हर जगह पे आपने क्या डाल दिया है, एंगल डाल दिया। ठीक है, जैसे अब यहां से सर्टेन एंगल पे हो गए, पहले इसी पे आ रहे थे, अब जेड एक्सिस पे आप थोड़े सर्टेन एंगल पे आ गए। यहाँ पे इन दोनों के बीच में पहले 90 डिग्री बन रहा था सीधे सीधे। ठीक है, तो अभी आप सीधा सीधा क्या बना रहे हो, कोई सर्टेन एंगल बना दिया, मान लेते हैं आपने यहाँ थीटा बना दिया, यहाँ पे आप अल्फा बना दिया। तो ये क्या कर रहा है कि अगर मेरा पैरेललोपाइड दिया गया है, ठीक है, पैरेललोपाइड में ये वाला वेक्टर आपका ए वेक्टर हो जाए, ये वाला वेक्टर आपका बी वेक्टर हो जाए, और ये वाला वेक्टर आपका क्या हो जाए, सी वेक्टर हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ये हाइट वाला जो वेक्टर है, ये विड्थ वाला, ये लेंथ वाला, मतलब जो सारे के सारे वेक्टर्स हैं वो अलग अलग हो जाए। अभी क्यूब बनाने की कोशिश चल रही होती, तो उस केस में भी तो आप क्या कर रहे होते, क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे होते, तो मान लेते ये ओरिजिन है, एक ये वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, कि ये हाइट रिप्रेजेंट करता है, ये साइड रिप्रेजेंट करता है, दोनों उसका बेस का। इसमें भी तो सेम ही है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो तीन वेक्टर जो है, जो उसके हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, तो उन तीनों वेक्टर्स के बारे में ही बात चलेगी।
तो ये बी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, या ए, या ये बी, ये सी, या ये ए, ये सी और ये बी। इस तरीके से आप इसे चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं यार, जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो आपको देगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 पार्ट, वो देगा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वो कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी एंड सी। तो 1/6 टाइम्स ऑफ बॉक्स ए बी एंड सी, ये किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हम देंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप देंगे हम लोग कितना, ये बॉक्स रहेगा 1/6 नहीं है, ए बी एंड सी, जो 1/6 है वो टेट्राहेड्रॉन का होता है, तो ये रहेगा बॉक्स ए बी सी के बराबर वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। इस पैरेलल पाइप के अंदर 6 टेट्राहेड्रॉन बन सकते हैं। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, मैं फिर भी बताऊंगा कहां पे देखा हुआ है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप रहेगा 1/6 नहीं रहेगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी के बराबर रहेगा। डेरिवेशन से अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है, सीधा हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा मामला कितने के बराबर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बॉक्स एबीसी, जिसमें ए बी और सी उसके साइड्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। ठीक है, 1/6। अच्छा, डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन से करेंगे कैसे, वो चीज मैं आपको समझा देता हूँ यार। देखो, आप कैलकुलेट क्या करेंगे, फिर से देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी को यूज करेंगे, तो उसमें ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी साइड कौन सा है, ए है और ये बी आपने कंसीडर किया हुआ है, डॉट आप किसके साथ ले रहे हैं, सी के साथ में ले रहे हैं। ठीक है, आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप इसको स्विच भी कर पाएंगे, ऐसा चलेगा, ये ए डॉट बी क्रॉस सी भी आप ले सकते हैं, ऐसा भी चल सकता है, या ए डॉट बी में अब क्रॉस तो बी और सी का चला जाएगा, डॉट आगे आ जाएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। तो मेरा कहने का मतलब है, ये ए वाला आपने हाइट के तौर पे लिख लिया, बी का क्रॉस किसके साथ लिया जा रहा है, सी के साथ लिया जा रहा है, तो ए को अगर एज इट इज रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, मॉड बी मॉड सी साइन थीटा एन कैप। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, इन दोनों का परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा, अब वो इन दोनों का परपेंडिकुलर रहे या पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर रहे, वो एक ही बात है। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉप कर लीजिए इस वाले प्लेन पे, तो वो परपेंडिकुलर जो आपको बी क्रॉस सी से मिलेगा और ये जो परपेंडिकुलर आपको मिलेगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, ए डॉट आपने लगाया है मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा एन कैप वाला प्रोसेस आपने पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया। अब बात कहां फंस गई है यार, वेक्टर ए अपने पास में है ना, और एन कैप वाला आपका डायरेक्शन अलग से है, तो हम क्या करेंगे यार, इसको अब ये पूरा का पूरा हमारा डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लिया जाएगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ए का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड, अब इस पूरे के मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन रह जाएगा, केवल ये मॉड। आप ये समझ लीजिए इस पूरे में तो ये मैग्नीट्यूड की तरह ही तो काम कर रहा है, सिर्फ एंगल किसके साथ है, इसके साथ में, तो हम ये पूरा का पूरा ऐसा ही लिख सकते हैं कि भैया आप चाहें तो इस मैग्नीट्यूड को बाहर निकाला जा सकता है। आप बोलोगे कैसे निकाला जा सकता है, तो याद करो, m टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a डॉट m टाइम्स ऑफ b, ऐसा हमने आपको एक बताया था, तो बिल्कुल सेम ही तो काम है, ये पूरा मैग्नीट्यूड ही तो है, इस मैग्नीट्यूड को बाहर निकाला जा सकता है, तो हम b c sin थीटा इधर लिख लेते हैं, और ये a का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, n कैप के साथ। थोड़ा सा मैं इसका डेरिवेशन का पार्ट बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये कितना हो जाएगा आपके पास में बी सी साइन थीटा, इसे रिमूव भी कर दूंगा यार मैं, ये कितना हो जाएगा मॉड ए, अच्छा मॉड एन कैप, एन कैप एक यूनिट वेक्टर तो 1 आ जाएगा। अब एन कैप आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, मैंने कितना ले रखा है, ये ए डॉट एन के बारे में बात कर रहा है, अब एन का कैसे पता चलेगा यार, अब ये बताइए ना, ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आपको कौन सी साइड आके मिलेगी, ये वाले प्लेन के परपेंडिकुलर, ये दे रखा है कौन सा, नीचे वाला प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर कौन आके मिलेगा आपको, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब ये z एक्सिस के पैरेलल ही तो हुआ एक तरीके से, जो भी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे इसलिए तो z एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो मतलब z एक्सिस के साथ जो अल्फा एंगल बन रहा है वही एंगल इसके साथ भी बनेगा, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा आपके पास में cos अल्फा के बराबर आ जाएगा।
तो मेरे पास में कितना आ रहा है, ये पूरा पूरा देखो, BC sin थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसे A लिखा जा सकता है और इसे cos अल्फा लिखा जा सकता है। आप अब देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग बना देंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आप बात करेंगे या इसका पैरेललोपाइड का बात करेंगे या किसी का भी बात करेंगे, तो वॉल्यूम कैसे डिफाइन करोगे? वॉल्यूम आप एक ही चीज से डिफाइन करोगे, एरिया ऑफ बेस और जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट है उससे। तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमको देखना है, और उसका क्या देखना है आपके पास में, जो हाइट उसका बन के आ रहा है। तो आप पूरे प्रोसेस को देखिए, ये एंगल हमने अल्फा लगा रखा है, ये 90 लगा रखा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल 90। तो उस पूरे प्रोसेस में देखिए, ये अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूं, अगर मैं अल्फा का कंपोनेंट ले लूं, तो ये z एक्सिस पे अल्फा का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a cos अल्फा। वो किसके बराबर रहेगा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बराबर रहेगा, क्योंकि अभी तो मैंने समझाया कि वो इसी के पैरेलल है, और आप a वेक्टर यहीं तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसका कंपोनेंट आप लेंगे तो वो यहीं पे जाके आएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, a cos अल्फा। तो a cos अल्फा आपकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो BC sin थीटा है, ये BC sin थीटा अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एरिया ऑफ बेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पैरेललोग्राम का एरिया है ना, साइड आपको मिली हुई है, तो साइड के केस में कितना होता है, B क्रॉस C तो होता है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड C sin थीटा, और उसका होल मैग्नीट्यूड n कैप तो है नहीं, n कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, तो BC sin थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया ऑफ बेस, और ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मतलब यही तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप है, हाइट भी आ गई, एरिया ऑफ बेस भी आ गया, तो इसका मतलब यही तो हमने कंसीडर किया था भाई, बॉक्स ऑफ ए बी सी को a डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये किसकी वजह से हो पा रहा है, क्योंकि हमने बोला था ये डॉट और क्रॉस एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये मैं भी आने वाली प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा। तो यहां से लेके यहां तक इसका डेरिवेशन ही तो बताया मैंने आपको, वैसे डेरिवेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका डेरिवेशन है। लेकिन तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई इसका फोटो लेना चाहे या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका डेरिवेशन का ले सकते हैं, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको सीधा ये याद होना चाहिए बस। बताइए किसी को कुछ पूछना है इसको तो प्लीज पूछ लीजिए, किसी को कुछ भी पूछना है इस पूरे प्रोसेस में तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को भी नहीं पूछना कुछ भी नहीं, फटाफट नोट कर लीजिए, यहां तक हटा दो इसको, क्योंकि मैं इसको रिमूव करने वाला हूं ये सेक्शन, तभी तो जूम इन जूम आउट कर पाऊंगा। चलिए चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने, बड़े आ गए। a डॉट n का बता दो, तो लड़के देखो, चिराग a वेक्टर डॉट n क्या, इसका तुम मैग्नीट्यूड लो तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, डॉट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, साइन, इनके बीच में आ जाएगा कॉस। अब थीटा कौन सा आएगा, देखो n कैप ये है, n कैप का मेरा मतलब है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जो प्लेन है नीचे उस पे परपेंडिकुलर, और वो और z एक्सिस ये भी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका z एक्सिस, तो इसका मतलब है जो एंगल इसके साथ बन रहा है वही एंगल इसके साथ भी बन सकता है, तो इसलिए हमने कॉस में कितना यूज किया, एंगल यूज किया अल्फा। चिराग बात समझ में आई बच्चे, ठीक है। चलिए आइए प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे यार, हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो हमने अभी बताया आपको, अगर a क्रॉस b डॉट c आप यूज कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं a डॉट b क्रॉस c भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो देखो बेटा,
अभी तक आपने क्वेश्चन भी नहीं किया ना इस पे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ए वेक्टर है मेरे पास में आई प्लस जे, बी वेक्टर है मेरे पास में माइनस आई 3j प्लस के, और सी वेक्टर है मेरे पास में 2i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, आप मुझे ये निकाल के दिखाइए और ये निकाल के दिखाइए, क्या ये दोनों सेम एंगल दे रहे हैं क्या? जल्दी, थोड़ा फास्ट। क्या सेम एंगल मतलब सेम वैल्यू दे रहे हैं क्या? तो ए क्रॉस बी निकालिए पहले, उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लीजिए, जल्दी सॉल्व करके बताइए। ए क्रॉस बी निकालना आसान है यार, सीधा हमने आई जे और के बनाओ। यहाँ पे कितना मिला है? 1 1 और 0 मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे -1 -3 और 1 मिला हुआ है। बस इसको सॉल्व करो, जल्दी आंसर निकालो, उसका डॉट प्रोडक्ट लो इसके साथ। सर हाँ अभी आपने जो फॉर्मूला बताया था हमें उससे भी कर सकते हैं ना? ठीक है, कर सकते हैं। सर जैसे अभी आपने एक डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला बताया था, A1 B1 B2 वाला, तो उसको भी यूज कर लेना। उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यही तो चीज हम प्रूव कर रहे हैं कि ये क्रॉस और डॉट एक दूसरे को स्विच कर सकते हैं। यही चीज तो प्रूव करने की कोशिश चल रही है। उसके हिसाब से तो तुमने सिर्फ यही देखा ना, बॉक्स एबीसी देखा ना उसको। तो अगर तुम कल को बॉक्स एबीसी देखोगे तुम तो लिखोगे ए क्रॉस बी डॉट सी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है ना, ये इसके बराबर भी आ सकता हाँ सर, कोई है। जल्दी सॉल्व कीजिए एक बार। जल्दी कीजिए। हाँ भैया डन। इक्वल आया है नहीं आया वो बताना है आपको। डन, स्नेहा ने बोला इक्वल आएगा। चलिए, तो ये है आई जे के 110 -10 -3। बताओ बेटा, इसको फटाफट कर सकते हो ना यार आप, इतना टाइम इन्वेस्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है। ये कितना चाहिए? 1 1, तो ये आ जाएगा 1 - 0, तो 1 आ गया यहाँ पे, माइनस जे अगर आप लेना चाहेंगे ये बस। तो ये 1 विधि क्या हुआ? हैंड रेस क्यों कर रही हो? गलती कर दिया क्या? नहीं सही तो है। माइनस जे के ये ब्लॉक हुआ 1, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे के किया तो ये ब्लॉक हुआ, ये -3 और ये +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा -j और ये हो जाएगा -2k। तो ये आ जाएगा a क्रॉस b इज I - j -2k के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये वाली चीज तो अपने पास में आ गई है ना, कि हमारे पास में ये आया। इसका मैं क्या निकाल रहा हूं यार? ये a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ c के साथ में, तो c के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो I - j -2k डॉट प्रोडक्ट विथ c कितना दिया गया है? 2i
प्लस 3j माइनस 5k इज इक्वल्स टू, आप सीधा सीधा कितना डाल देंगे 1 इंटू ये तो 2 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 10 आ जाएगा। तो कितना है आपके पास में 12 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास में 9। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है। यही सेम आंसर आपका अगर इधर से भी आ रहा है तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, और मेरे हिसाब से तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जानी चाहिए। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। डन। हाँ एक और नहीं, ऑर्डर नहीं चेंज होगा लड़के, भव्य ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है, क्या सब लोग आया, ये वाला हिस्सा बराबर आया इसके, नहीं आया बताओ। आ गया सर। आ गया सर। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं यार, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। सेकंड प्रॉपर्टी है, अब बॉक्स ए बी सी आपने बताया था, ठीक है। अब एक रोटेशन प्रॉपर्टी होती है यार, आपने अभी देखा ना, रोटेशन क्या है, देखो अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो आप इसको यहां ले जा सकते हैं, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, आपका आंसर सेम आएगा। मतलब सी चला जाएगा ए की पोजीशन पे, ए आ जाएगा बी की पोजीशन पे, बी आ जाएगा सी की पोजीशन पे, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, फिर ये आ जाएगा इधर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा बी की पोजीशन पे, ये आ जाएगा सी, और ये कितना आ जाएगा ए यहाँ पे। वापस से आप देखेंगे यही सेम चीज फॉलो करेंगे, तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो ये बॉक्स ऑफ कितना आ जाएगा ए बी सी। अगेन आप देखिए वही सेम चीज आप अचीव कर जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना यार, ये जो प्रोसेस है ये वाला, ये इक्वल आता है सारे के सारे रिजल्ट, लेकिन यही प्रोसेस होना चाहिए। सी ऐसे आना चाहिए, ए ऐसे जाना चाहिए, बी ऐसे जाना चाहिए, फिर ऐसे सी आना चाहिए, फिर ए ऐसे आना चाहिए, बी ऐसे आना चाहिए, फिर ऐसे जाना चाहिए, ये इक्वल आएगा, ये हर केस में बराबर आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे, तो जो आपने किया ये उसी के अंडर आता है ना, ये वाला प्रोसेस जो है वो उसी के अंडर आता है। आप इसे लिखना चाहें, आप इसे लिखना चाहें, वो बात एक ही बराबर होती है। ठीक है, इसी की वजह से ऐसा हो पाया है, तो इसलिए ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, फटाफट इसे लिख लीजिए। यहाँ पे आप बोलेंगे सर मेरा डिटरमिनेंट का रिजल्ट तो चेंज हो गया। देखो मैंने दो चेंजेस किए हैं एक साथ में, पहले ये मैं मान लेता हूँ A1 A2 A3, या B1 B2 B3, या C1 C2 C3, ये ऐसा आ रहा था। लेकिन इस वाले केस को आप ध्यान से देखिए, पहले पे चला गया C1 C2 C3, दूसरे पे आ गया A1 A2 A3, और तीसरे पे आ गया B1 B2 B3। मतलब किस तरीके के चेंजेस किए गए होंगे, पहले आपने चेंज किया होगा इन दोनों को, तो एक माइनस आया होगा, फिर C1 C2 C3 यहाँ पे आया, फिर उसको इसके साथ चेंज किया गया होगा, तो C1 C2 C3 सबसे टॉप पे आया, ये सेकंड पे आया, और वो थर्ड पे आया होगा, तब बराबर आंसर आया होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, दोनों बराबर आए होंगे। कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये चेंज करने के बाद सेम रिजल्ट आएगा, दो बार पॉजिटिव आएगा सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थोड़ा फास्ट लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे यार, थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है के ए बी सी, के ए के साथ मल्टीप्लाई है बेटा, तो इसे बाहर निकाला जा सकता है, ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अरे डिटर्मिनेंट ही तो है, k टाइम्स ऑफ a1, k टाइम्स ऑफ a2, k टाइम्स ऑफ a3, ये है b1 b2 b3, ये है c1 c2 c3। आपने क्या कर दिया, k बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा आपका a1 a2 a3, ये हो जाएगा b1 b2 b3, ये आ जाएगा c1 c2 c3। देख लो बराबर तो लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, दोनों सेम है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सी तो यूज कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा तो कोई दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। अरे मेरा गला दर्द कर रहा है यार भव्य ज्यादा, इसलिए कभी स्लो कभी फास्ट लग रहा है, तो तुमको लग रहा होगा कि लैग हो रहा है ना। ठीक है, चलिए
अच्छा अब ये देखिए a प्लस बी, c अलग है d अलग है, इसको बॉक्स में डाला तो ये कितना आ जाएगा a c d, इसे अलग कर सकते हैं और इसे अलग कर सकते हैं। भाई डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो केवल डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, और कुछ भी नहीं है। आप देखो ना, आपने याद किया वहां पे a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3 यहाँ पे आया होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे क्या लिखा है c1 c2 c3, यहाँ पे d1 d2 d3। तो बेटा मैंने बताया था ना तुमको कि ऐसा अगर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो a1 a2 a3, ये है c1 c2 c3, d1 d2 d3 प्लस ये है b1 b2 b3, ये है c1 c2 c3 और ये है d1 d2 d3। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लें, दोनों का आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो ठीक है, इससे और इससे आंसर आ जाएगा। अगर किसी की कोई दिक्कत है प्लीज बताइए। नहीं, चलिए ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, ये भी पढ़ाया है मैंने आपको। आप ये भी नहीं बोल सकते सिलेबस से बाहर है तो हटा दिया, हमने तो पढ़ाया था पूरा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में। a प्लस बी को ब्रैकेट में करना है, मतलब ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये इसी में ऐड हो रहा है, बाकी इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है ना, तो ये तो स्पेसिंग है सब जगह। देखो तो ये इसी के साथ ऐड हो रहा है, ये दिख रहा है ऑलरेडी, है ना चिराग? ठीक है। अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए यार, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखिए, इफ A, B, C are non-collinear but coplanar vectors. ठीक है, ABC में हमने बोला है कि भैया वो क्या है, नॉन कोलिनियर बट कोप्लेनर वेक्टर से। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर अगर दे रखा है तो इसका मतलब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर, ऐसा प्लेन चल रहा है, एक वेक्टर यहाँ आ रहा होगा, एक यहाँ आ रहा होगा, एक यहाँ आ रहा होगा, तो इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C। ठीक है, तो इस पूरे केस में देखिए आप क्या करोगे, आपको तो यही तरीका सिखाया गया है कि भैया A क्रॉस B डॉट C निकाल के दिखा दो हमको, तो उससे क्या आंसर आ रहा है ये दिखाना चाहते हैं। अगर मैं A और B इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा इसके परपेंडिकुलर, तो मान लेते हैं ये A क्रॉस B वेक्टर आया आपका। अब अगर वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो जितने भी वेक्टर इस प्लेन के अंदर रहेंगे वो सब के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब A क्रॉस B आपको जो मिल रहा है उसे मैं D वेक्टर मान रहा हूं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो ये आ रहा है D, और डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है किसके साथ में, C के साथ में, तो आंसर ऑब्वियसली कितना आ जाएगा आपके पास, 0 यार। तो D डॉट C कितना आंसर दे रहा है आपके पास में, 0। तो D ये वेक्टर है, C ये वेक्टर है, तो D डॉट C कितना आंसर देगा बेटा, 0। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? तो कोप्लेनर वेक्टर अगर दे दिया गया है, अगर हमने बोल दिया है कि जो वेक्टर्स हैं दे आर कोप्लेनर, तो कोप्लेनर के केस में सीधा सीधा भैया कि तीन वेक्टर है, कोप्लेनर पता लगाने के लिए उसका क्या आ जाए, अगर उन तीनों वेक्टर्स का क्या निकल के आ जाए, बॉक्स ABC, आपके पास में क्या निकल के आ जाए बेटा, 0, तो आप बोल दोगे ये तीनों वेक्टर्स कैसे है बेटा, कोप्लेनर वेक्टर। तो अगर बॉक्स ABC आपका 0 आ गया तो आप बोल दोगे कोप्लेनर वेक्टर है। अदरवाइज अब बोल दोगे अगर बॉक्स ABC 0 नहीं आ रहा है तो आप बोल दोगे कोप्लेनर वेक्टर नहीं है। क्या ये आपको मेरी बात समझ में आया क्या, कोप्लेनारिटी वाला? क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज पूछ लो यार। क्या कोप्लेनर वेक्टर वाला पार्ट समझ में आया? बताओ। डन? डन सर। चलिए एक लास्ट प्रॉप, तो कोप्लेनर वाले केस में ये कोलिनियर नहीं है, अदरवाइज आंसर डायरेक्टली 0 आ जाता। रीजन क्या है, कोलिनियर वेक्टर कैसे होता है,
अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर होते तो a लैम्डा टाइम्स ऑफ b होता, b म्यू टाइम्स ऑफ c होता, तो सारे वेक्टर रिलेट हो जाते ना। मतलब अगर a वेक्टर दे रखा हो तो हमने i प्लस j प्लस k, तो b वेक्टर कितना होता है 2i प्लस 2j प्लस 2k, इस टाइप का कोई वेक्टर होता। c कितना होता 6i प्लस 6j प्लस 6k, इस टाइप का कोई वेक्टर होता। तो उस केस में तो आंसर 0 आता ही ना, क्योंकि a क्रॉस b निकालता तो वो क्या चला जाता, वो परपेंडिकुलर चला जाता है उस प्लेन से, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेते तो आंसर डायरेक्टली 0 ही हो जाता। तो कोलिनियर नहीं है ये वेक्टर्स, याद रखिएगा। को प्लेनर अगर होंगे तो भी आंसर कितना आ रहा होगा, 0 ही आ रहा होगा। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सी और डी वेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जहां प्लस सिंबल होगा ना बेटा उसी को सेपरेट किया जाता है डिटरमिनेंट में। याद करो चिराग, डिटरमिनेंट में केवल प्लस या माइनस सिंबल वाले को ही खोलते थे। जैसे a1 a2 a3 से ना छेड़ा होता हमने b1 c1 b2 c2, और यहाँ पे केवल b3 लिखा होता, यहाँ पे d1, यहाँ पे d2 और यहाँ पे d3 लिखा होता। तो अब इसे कैसे लिखते हैं, a1 a2 a3, यहाँ पे आ जाता b1 b2 b3, यहाँ पे आ जाता d1 d2 d3, प्लस कितना आ जाता है यहाँ पे, यहाँ आ जाता a1 a2 a3, यहाँ पे कितना आ जाता c1 c2 c3, यहाँ पे कितना आ जाता d1 d2 d3। तो देखो ना, केवल इसी को सेपरेट किया। अच्छा यहाँ 3 नहीं है तो ये वाला पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने ऊपर वालों को किसी को सेपरेट नहीं किया, हमने सिर्फ इसी पार्ट को सेपरेट किया। बात समझ में आई चिराग? हाँ बिल्कुल, अगर होता तो उसके लिए फिर मुझे अलग से खोलना पड़ता। अगर ऐसा होता ना चिराग, तो इसमें ऐसा होता जैसे बॉक्स ऑफ a प्लस बी, अब तुमने बोलिया c प्लस डी, प्लस में तुम नहीं, ये हटा के तुमको थर्ड वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, तभी ये बॉक्स के अंदर लिखने का मतलब है ना, क्योंकि 3 वेक्टर होने जरूरी है आपके पास। तो पहले तुमने a वाले को खोल दिया, सी डी एज इट इज रहेगा, ये e वेक्टर एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे b वेक्टर, ये c प्लस डी, और ये e वेक्टर एज इट इज रहेगा। अब तुम इसे खोलोगे तो एक बार c खुलेगा, एक बार d, इसमें भी एक बार c खुलेगा, एक बार d खुलेगा। ठीक है, 3 वेक्टर का रहना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पोर्शन है यार 6th प्रॉपर्टी इसका। 6th प्रॉपर्टी, तो 6th प्रॉपर्टी के केस में बॉक्स ऑफ ए, भाई ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना हर कीमत पे। ठीक है, अब ए बी आपको दे दिया तो ये आसानी हो गया ना यार, इसमें डॉट लगा हुआ है, ए क्रॉस ए निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट बी निकालेंगे, ये पोर्शन 0 है यार, तो 0 डॉट बी कितना देगा आपको, 0 ही तो देगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यार, वो आंसर डायरेक्टली 0 आ जाएगा। क्रॉस सेम प्रोडक्ट का सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं फटाक से, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन देते हैं तुमको, जल्दी जल्दी एक बार सॉल्व करो। डन, ले लिया, स्क्रीनशॉट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। करो, क्वेश्चन दे दो, ढूंढ लिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन क्या है, इफ A, B and C are 3 non-coplanar
vectors, then find the value of A dot B cross C upon B dot C cross A plus C cross A upon C dot A cross B plus C dot B cross A डिवाइड में A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, उसने बोल दिया ऑलरेडी कि प्लेनर नहीं है वो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये मेरे को चाहिए, A डॉट B क्रॉस C अपॉन B डॉट C क्रॉस A, B डॉट C क्रॉस A अपॉन C डॉट A क्रॉस B, C डॉट B क्रॉस A अपॉन A डॉट B क्रॉस C। इसकी वैल्यू चाहिए, जल्दी निकाल के दिखाइए जल्दी। हाँ, आंसर बताओ। हाँ, 3 करेक्ट आंसर है यार, 3 करेक्ट आंसर है, 3 करेक्ट आंसर है। चलिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी मैं आज ही खत्म करना चाहता हूं यार। बताइए, ये तो मैंने बताया था, एक बॉक्स एबीसी तो है, ये वाला देखो, अगर तुम इस तरीके से इसको ले रहे हो तो ये बी कभी आगे आ सकता है क्या? क्या ऑर्डर चेंज हुआ क्या? ए रोटेशन में देखेंगे तो ए आगे, बी यहां सरका, सी यहां सरका, वापस ऊपर वाला मिल जाएगा ना, तो ये भी बॉक्स एबीसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से फिर से ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉक्स एबीसी। ये वाला भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉक्स एबीसी को। ध्यान रखना, ऑर्डर जहां बदला साइन नेगेटिव हो जाएगा, और जहां साइन नेगेटिव हो गया सी के बाद, ये वाले केस में देखिए बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, सही है, सी के बाद ए, बी के बाद ए। अब यहां सी के बाद आ गया बी और बी के बाद आ गया है ए, ठीक है। तो यहां पे क्या है मामला? यहां पे क्या है मामला बताइए? ऑर्डर चेंज हुआ ना, ऑर्डर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसे मुझे सही करने के लिए पहले यहीं पे चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए? इसे करना चाहिए माइनस, और इसको सही ऑर्डर में लाना पड़ेगा। सही ऑर्डर का मतलब क्या है? बी क्रॉस ए लिखा होता है, उसे ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया? फिर बनेगा ये ए बी सी, लेकिन यहां पे साइन कैसा रहेगा? माइनस, यहां पे साइन माइनस, डिवाइड में ये भी कितना रहेगा? ए बी सी, तो ये भी 1, ये भी कटा, ये भी कटा। आंसर क्या क्या आया बताओ जरा? 1 + 1 - 1 कटा, आंसर कितना आ गया? तो जिनका 3 आ रहा है, क्या वो अपनी गलती समझे या नहीं समझे, मुझे बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं दोबारा एक्सप्लेनेशन तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये माइनस वाला समझ नहीं आया। देखो क्या लिखा हुआ था, माइनस वाला कर दो। C डॉट B क्रॉस A लिखा हुआ था, है ना? हाँ सर। C B और A लिखा हुआ था, है ना? आप याद करो, क्या ये A B C का जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, इसको इधर भेजा, इसको इधर, इसको इधर, तो क्या मिला? C A B। फिर इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो क्या मिला? आप बताइए। B C A। फिर इसको इधर भेजा, इसको इधर, इसको इधर, क्या मिला? आप देखेंगे
गड़बड़ नहीं है ना, ए बी सी वापस मिल गया आपको, यही है। देखो बी एक बार आया है ना, एक बार सी आया, वापस से ए आ गया। इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ये कभी आया क्या, सी बी ए कभी आया क्या? ए के बाद हमेशा बी आया, बी के बाद हमेशा सी आया, यही तो आया। अब किसी भी प्रोसेस में देखिए यहाँ पे तो सी के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए ना। तो ये हर एलिमेंट एक रो या एक कॉलम को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इसे बॉक्स ए बी सी से रिप्लेस करना चाहता हूं तो यहाँ पे ए होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लाने के लिए मुझे इसे माइनस नहीं लिखना पड़ेगा क्या? बताओ सोच के। भव्य, यस सर। सही बात नहीं है क्या? हाँ सर सही बात है। नहीं समझ में आया तो बता लड़के। नहीं सर समझ आ गया। तो ये वाला पार्ट अब एबीसी कहलाएगा, इसलिए यहाँ पे साइन मेरे को माइनस करना पड़ा इस तरीके से। दूसरा तरीका यहाँ था, मुझे ऑर्डर सेम रखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ठीक है? तो हाँ सी सर। से ए, तो इसलिए यहाँ पे बी ए आ रहा था तो मैंने उसको चेंज किया, माइनस आया साइन, अब ये कटेगा, ठीक है सर। ये कट गया, आंसर कितना आया? ठीक है सर। चलिए हेडिंग लिखिए भाई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में यार हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स क्या है मेरे पास में, ए है, बी है एंड सी है। ये अपने पास में तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है? तो अपने पास क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब पहले में देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या आ रहा था, डॉट आ रहा था एक जगह क्रॉस आ रहा था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। अब इसके दो रिजल्ट होते हैं। अगर आपने बी और सी को क्लब किया तो एक रिजल्ट आता है, आपने अगर ए और बी को क्लब कर दिया तो दूसरा रिजल्ट आता है। तो पहले मैंने बी और सी को क्लब किया तो ये आ जाएगा ए डॉट सी। इसे याद करने का तरीका भी बता दूंगा मैं। माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास में, ए डॉट बी, यहां पे कितना आ जाएगा, सी। अच्छा ध्यान से देखिए, ये बी के साथ ये स्केलर क्वांटिटी है, ये सी के साथ ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, वरना कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो आंसर आ रहा होता है उसको इसके साथ में मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें ना डॉट लगा है ना क्रॉस लगा है, ठीक है? मुझे किसी वेक्टर के साथ में अगर 2 लिखना है तो मैं डॉट लगाऊंगा ना क्रॉस लगाऊंगा, लेकिन एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मैं ये बिना डॉट या बिना क्रॉस के नहीं लिख सकता। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आ गया ए क्रॉस सी इज ए डॉट सी, बी माइनस ए डॉट बी सी, ये आ गया आपके पास में। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट क्रॉस सी अगर लिखना चाहूंगा तो आंसर आएगा मेरा ए डॉट सी, बी वेक्टर आएगा माइनस बी डॉट सी, ए वेक्टर आएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इसे याद करने का तरीका क्या है, तो बोलूंगा इस ए को 1, इसको 2, इसको 3 बोल दो। तो अगर इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये आ जाएगा 1 3 2 और ये आ जाएगा कितने के बराबर है, 1 2 3। तो 123 इज इक्वल्स टू 132 माइनस 123। ये किसके केस में है, जब बाद वाले दो पे ब्रैकेट लगा हो। जब पहले वाले दो पे ब्रैकेट लगा हो तो 123 इज इक्वल्स टू, ये ले लेते हैं 132 माइनस कितना आ जाएगा, 231। मैंने ए को 1 असाइन किया, बी को 2 और सी को 3 लिखा, इसलिए ए डॉट सी इनटू जो बी लिखा हुआ है वो 132 आएगा। 1 सी की 3 वैल्यू है, बी का 2 है, तो 132 माइनस 231, ठीक है? तो इन नंबर से आप इसे याद रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो 123 है वो हमेशा ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही आएगा, बस ध्यान रखना है कौन से वाले
ब्रैकेट को क्लोज करना है। जैसे बी क्रॉस सी को क्लोज करना है या ए क्रॉस बी को क्लोज करना है, तो बी क्रॉस सी को हमने क्लोज किया तो ऐसे केस में कितना आ जाएगा, ये ए डॉट सी बी के साथ में, तो 123 is 132 minus 123। इसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस है। बताइए किसी को कुछ जानना है, पूछना है तो प्लीज बताइए। इसके प्रूफ में आप ना पढ़ें, ज्यादा सही है, काम की चीज पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को दें, ठीक है। सीधा मतलब है वो समझो, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या सिग्निफाई करेगा वो मैं समझा दूंगा। फटाफट बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नोट कर लिया ना? ये याद करने वाली चीज बता रहा हूं, समरी जो अभी भी नहीं बना रहा है ना वो बहुत नुकसान उठाएगा बेटा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। आप याद करने वाली चीजें कीजिए। डेरिवेशन में टाइम इन्वेस्ट करना यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। सर ये जो बाहर मल्टीप्लाई हुआ है ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है? ये यही है सर ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर LHS में, RHS में, RHS में सर, RHS में है ना। ये यहाँ पे जैसे लिखा है दिस A डॉट C, ये B लिखा हुआ है, तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगी तुमको। स्केलर मतलब 2 3 4 -1 -2 -1.5, तो वो सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर है, बस समझ गई। तो जैसे तुम्हें अगर ये लिखा गया है, मान लेते हैं 2 लिख दिया B के साथ में, तो 2 ये कितना है, B1 I B2 J B3 K। तो इसके साथ में तुम डॉट या क्रॉस नहीं लगाते ना, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो, 2B1 I 2B2 J, ऐसे नहीं लिख लेते क्या? यस। तो ये वही है, ठीक है। कोई इसके साथ खास डॉट या क्रॉस नहीं है, कभी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ जब भी आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी आप नहीं लगाएंगे, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई डॉट या कोई क्रॉस। समझ गई लड़की? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है यार। Lagrange's identity, Lagranges, Lagrange's identity, ठीक है। अब Lagrange's identity क्या कहता है? जो फाइनल आउटपुट लिखेगा उसको बताएंगे हम, जो फाइनल आउटपुट में क्या लिखेगा, ठीक है। तो A का क्रॉस हमने लिया B के साथ डॉट, हटाते इसको, हाँ, A क्रॉस हमने B लिया, डॉट हम लोगों ने लिया C क्रॉस D वेक्टर्स, ये सब वेक्टर्स है बेटा, ठीक है। अब इसका कोई आउटपुट आता है, ठीक है, उस आउटपुट को हम लोग याद रखते हैं, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D वाले केस में। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से डील करने की कोशिश करो कि भाई ये जो है ये A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा और ये कोई अलग वेक्टर आ जाएगा। मान लेते हैं मैंने लेट कर लिया है इसको, इसे E वेक्टर ले लिया है C क्रॉस D की वजह से, तो ये आ जाएगा A क्रॉस B डॉट में कितना ले लिया मैंने, E वेक्टर ले लिया। तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, A क्रॉस B डॉट E के बराबर ले लिया। अब मेरी मर्जी है यार मैं कैसे करना चाहता हूँ, ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ना, कौन, स्केलर, स्केलर जैसे ही तो हो गया ना ये, तो बस मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। A डॉट हो जाएगा, B क्रॉस E हो जाएगा, E की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज C क्रॉस D। बताइए ये बाद वाले में ब्रैकेट लगा ना, बाद वाले में ब्रैकेट लगा तो कौन से बिलोंग करेगा ये, 123 इज इक्वल्स टू 132 माइनस कितना हो जाएगा 123, तो बस अप्लाई कर दो आप। अब देखो ये 1 2 3 है तो 132 लिखेंगे हम लोग, इसने यही बोला है 132, तो 132
यहाँ पे आ जाएगा b डॉट में कितना आ जाएगा d टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा c माइनस में कितना आ जाएगा 123। तो b डॉट c यहाँ पे कौन आ जाएगा d। ये इस तरीके से लिख दिया गया है। बताइए आपको कोई दिक्कत है तो। अब देखो बेटा ये एक स्केलर आ गया है ना, तो b डॉट d एक स्केलर है लेकिन इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई है, तो मैं इसे a डॉट c वेक्टर के साथ, वेक्टर ही तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होएगा, तो इसको इसके साथ लिख सकता हूं। माइनस इसी तरीके से b डॉट c देखेंगे आप तो a का किसके साथ लिख दिया जाएगा d के साथ, तो इसे मैं बस रीअरेंज कर देता हूं। ये लिखा हुआ है आपका a डॉट c b डॉट d माइनस में a डॉट d और यहां पे कितना आ जाएगा b डॉट c। ठीक है, तो मेरा कहने का इतना मतलब है ये कितना आ जाएगा बेटा, ये डिटर्मिनेंट जैसा हो गया, a डॉट c का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा b डॉट d, डिटर्मिनेंट में डालेंगे, यहाँ पे डालोगे आप a डॉट d और यहाँ पे डालोगे b डॉट c। तो बेटा ये जो रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है ना a क्रॉस b डॉट प्रोडक्ट विद c क्रॉस d, ये इससे आएगा। बताइए सर ये वापस बताना ही कैसे आया रिजल्ट, या आपने पहले ही माना फिर। ई तो मैंने सिर्फ तुमको बताने के लिए माना कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा नहीं बन गया क्या, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए माना कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा बन गया है। कैसे बन गया देखो, यह a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, तो c क्रॉस d है वो कितने के बराबर हो गया e के बराबर, तो a क्रॉस b डॉट e और e कितना है c क्रॉस d। तो अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा बन गया, तो मैंने बोला डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो डॉट आ गया बाहर क्रॉस आ गया अंदर, तो b क्रॉस e की वैल्यू कितना है c क्रॉस d। तो बेटा ये किससे बन गया देखो ना, ये इससे सिमिलर नहीं हो गया क्या बाद वाले में, है ना। तो मैंने ये लगा दिया 123 132 123, तो 132 123 लगाया मैंने यहाँ पे, समझ गए ना मतलब उसका। इसके लिए उसको समझ नहीं आता ये 123 माइनस 132 इज इक्वल टू ये क्या है। अरे नंबर से असाइन कर लेते ताकि आसानी से याद रहता है मेरे को। ये 123 है ना, b को दे दिया 1, c को दे दिया 2, d को दे दिया 3, है ना। अब मैंने क्या किया नेक्स्ट वाले केस में, अब 123 बाद वाले पे ब्रैकेट लगा हुआ है, उसका आंसर आता है 132, तो 1 आ गया 3 आ गया 2 आ गया, तो पहले दो में डॉट आएगा, यहाँ भी पहले दो में डॉट आएगा RHS में, तो देखो 1 और 3 तो b और d आ गया, हाँ सर, और बाहर क्या लग गया c, है ना। फिर 123 तो b और c आ गया और बाहर सर बस काम बन ठीक है सर, है ना। हाँ सर ठीक है, बताइए और किसको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो। सेकंड स्टेप कौन पूछ रहा है, सेकंड स्टेप तो बता रहा हूं मैं ये, किसी और को कुछ पूछना है प्लीज पूछो इससे। आदि क्लियर हुआ लड़के, सेकंड स्टेप बार बार बोल रहे हो तुम। हर्षित क्लियर हुआ।